फिल करके फ्रिज में रख और हॉल का एसी ऑन करके आइए। कौन बंद करेगा? गर्मियाँ आ गई हैं, मेरा प्लान तो रुइन हो गया है, पर मैं आपको बताती हूँ 3 ऐसे समर स्टॉक्स जो आपकी गर्मियों को बेहतर बना सकते हैं। पहला स्टॉक है ब्लू स्टार। आज की गर्मी को देखें तो 2 चीजें पक्का याद आती हैं, एसी और रेफ्रिजरेशन। और इसी डिमांड का फायदा उठाता है एक पुराना और ट्रस्टेड नाम ब्लू स्टार। ये कंपनी 1943 से इंडिया में काम कर रही है, मतलब लगभग 80 साल का एक्सपीरियंस है। और इनका प्रेजेंस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, 18+ कंट्रीज में अपने कूलिंग सोल्यूशंस बिखेर रहे हैं। ब्लू स्टार का प्रेजेंस रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में भी है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इंडिया में इनकी 7 फैक्ट्रीज हैं और इनका डीलर नेटवर्क भी काफी बड़ा है। 4000 चैनल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं ये, और अब ये यूएसए और यूरोप जैसे मार्केट्स में भी अपना प्रेजेंस बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। बिजनेस वर्टिकल्स की बात करते हैं। ब्लू स्टार के बिजनेस को 3 बड़े सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग। इसमें सेंट्रल एसी प्लांट्स, वीआरएफ सिस्टम्स और डक्टेड सिस्टम्स का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस शामिल है। डेटा सेंटर्स और फैक्ट्रीज से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो आया है और कंपनी का ऑर्डर बुक 5146 करोड़ तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है यूनिटरी प्रोडक्ट्स। ये सेगमेंट रेजिडेंशियल और कमर्शियल एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स, वाटर एंड एयर प्योरीफायर्स को कवर करता है। रूम एसी बिजनेस 14% मार्केट शेयर तक पहुंच गया है और फेस्टिव सीजन की डिमांड बूस्ट से ग्रोथ देखने को मिली है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन भी रिकवर हो रहा है और समर सीजन में डिमांड और बढ़ने का प्रोजेक्शन है। एंड लास्टली प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। यहाँ इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, मेडटेक और डेटा सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं। कंपनी थाने, चेन्नई और पुणे में नए एक्सपीरियंस सेंटर्स लॉन्च कर रही है, लेकिन मेडटेक और डेटा सिक्योरिटी में थोड़ी स्लो डाउन देखने को मिली है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सबसे पहले, रेवेन्यू जहां 25% की सॉलिड ग्रोथ Q3 और फाइनेंशियल ईयर 25 में है, एफिशिएंसी बढ़ाने का फायदा डायरेक्टली बॉटम लाइन पे दिख रहा है, जब पीबीटी में 33% की ग्रोथ है। इसके साथ इनके ऑर्डर बुक वैल्यू भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है विद 32% ग्रोथ। पर ऐसा क्यों? इनके इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल सेगमेंट ने 32.2% जंप दिखाई, जो बेटर ऑर्डर फाइनलाइजेशंस एंड डेटा सेंटर मार्केट सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है। रूम एसी बिजनेस रेवेन्यू भी 21.9% से बढ़ा, जो फेस्टिव सीजन के स्ट्रॉन्ग डिमांड से ड्राइव हुआ है। लार्जर पिक्चर देखें तो कंपनी का 3 ईयर रेवेन्यू CAGR 31% है और प्रॉफिट CAGR 78% तक पहुंच चुका है। ये मैसिव प्रॉफिट ग्रोथ मेजरली आई है कॉस्ट कंट्रोल, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स और लोअर टैक्स पेमेंट्स की वजह से। अगर बात करें सेगमेंट फाइनेंशियल्स की, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ कंपनीज ओवरऑल रेवेन्यू, फॉलोड बाय यूनिटरी प्रोडक्ट्स जो इस क्वार्टर 41% तक कंट्रीब्यूट करे, एंड PEIS डिवीजन ने 3% ही कंट्रीब्यूट किया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एज ऑफ सितंबर 2024 जीरो पर आ गई है। साथ ही साथ रिजर्व्स भी 2x हो गए हैं, जिसका बड़ा रीजन है लगभग 1000 करोड़ का प्रीमियम जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे आया है। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 3 ईयर एवरेज देखें तो भी 23.5% है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। साथ ही साथ कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी काफी कंसिस्टेंट है एट अ 3 ईयर एवरेज ऑफ 31% विद अ कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 7%। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री का CAGR फाइनेंशियल ईयर 24 से 27 तक 19% रहने का एस्टिमेट है। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आगे जाके एयर कंडीशनर पेनिट्रेशन 7 to 7.5% से बढ़कर 40% तक पहुंच सकती है बाय 2050। मतलब डिमांड का रनवे काफी लंबा है। इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल शिफ्ट हो रहा है और लोग ज्यादा एयर कंडीशन स्पेसेस प्रेफर कर रहे हैं। ये सब मिलके इंडस्ट्री को इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ले आए हैं। कुछ और मेजर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि समर सीजन का इम्पैक्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का रिवाइवल और प्राइवेट सेक्टर का एक्सेलरेटेड कैपेक्स। ऊपर से ब्लू स्टार भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है। श्री सिटी प्लांट के कैपेक्स प्लान्स क्लियर हैं,
लास्ट ईयर 200 करोड़ इन्वेस्ट किया था और इस साल भी 200 करोड़ एलोकेट किया है। मतलब डिमांड के साथ सप्लाई भी स्केल अप हो रही है। तो ओवरऑल पिक्चर देखें तो इंडस्ट्री और ब्लू स्टार दोनों के लिए ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। पहली और सबसे बड़ी दिक्कत सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की है। ब्लू स्टार के एमडी त्यागराजन के मुताबिक इंडिया के अंदर जो एसीज बनते हैं उनमें से 60 से 70% कंप्रेसर्स या तो चाइना से इंपोर्ट होते हैं या फिर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के इंडियन प्लांट्स में बनते हैं। और ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, चाइना के अंदर भी एसी डिमांड बढ़ रही है गवर्नमेंट सब्सिडीज की वजह से। तो जब वहां का डोमेस्टिक डिमांड ऊपर जाता है तो ग्लोबल सप्लाई क्रंच हो सकती है और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। एक और चैलेंज है इंटरनेशनल एक्सपेंशन का। ब्लू स्टार यूएस और यूरोप में प्रेजेंस बढ़ाने का प्लान्स बना रहा है, लेकिन यूरोप का मार्केट स्लो है और यूएस चाइना ट्रेड पॉलिसीज अनसर्टेन है। यूनाइटेड ब्रूअरीज यूबीएल बियर मार्केट का किंग है और जब बोलते हैं किंग तो सच में किंग। ये कंपनी इंडिया के बियर मार्केट का 54% शेयर होल्ड करती है। मतलब अगर इंडिया में बियर बिक रही है तो आधी से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो यूबीएल की ही हो। इसका फ्लैगशिप ब्रांड किंगफिशर तो ऑलमोस्ट हर पार्टी का स्टेपल है और साथ ही हैनिकन भी अंडर इट्स पोर्टफोलियो आता है, जो ग्लोबली काफी बड़ा नाम है। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं 50+ कंट्रीज में अपना प्रेजेंस बना चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.19% है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 21 फैसिलिटीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं। अगर ओनरशिप स्ट्रक्चर देखें तो प्रोमोटर्स में हैनिकन के पास 61.5% एक्वायर्ड है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी के Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 और ईयर टू डेट फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर्स देखें तो एक मिक्स बैग दिख रहा है। अगर सीजनैलिटी ट्रेंड देखें तो जून क्वार्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, जो क्लियरली दिखाता है कि समर सीजन के पीक मंथ्स में सेल्स काफी एक्सेलरेट होती हैं। सितंबर क्वार्टर भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसके बाद दिसंबर और मार्च क्वार्टर में सेल्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। जून 2024 क्वार्टर में रिकॉर्ड 2475 करोड़ रुपीस की सेल्स हुई, जो लास्ट ईयर के 2275 करोड़ से भी ज्यादा है। समर सीजन में डिमांड पीक पे रहती है और ये ट्रेंड कंसिस्टेंट है। और अगर हम मार्च टू दिसंबर का परफॉर्मेंस भी देखें तो क्यूमुलेटिव YTD परफॉर्मेंस 10% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाता है। वॉल्यूम में 8% की ग्रोथ है और सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई नॉर्थ इंडिया के रीजन्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान। बट ट्रेंड्स टेंड टू वेरी इन द क्वार्टरली एनालिसिस। रेवेन्यू ग्रोथ 10% पर आ गया, लेकिन EBIT और पैट में मेजर डिक्लाइन दिख रहा है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी का टैक्स पेमेंट रेट 10% से बढ़ा और तो और कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस हुआ ऑफ 26 करोड़। प्रीमियम सेगमेंट में 33% का सॉलिड ग्रोथ है, जो डिमांड शिफ्ट का इंडिकेशन देता है, लेकिन ओवरऑल मार्जिन प्रेशर में है। प्लस कंपनी लॉन्ग टर्म डेट फ्री है, जो बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जहां डेटर और क्रेडिटर डेज एक जैसे ही बढ़े, वहीं बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव हुई, यानी कि कंपनी अब कैश को फास्टर रियलाइज कर रही है। इसका मतलब पेमेंट्स लेने में डिले हो रहे हैं। रिसीवेबल्स अमाउंट 919 करोड़ के हैं। इन्वेंट्री और पेबल्स में इंप्रूवमेंट है, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को स्टेबल बनाता है। ऑल इन ऑल यूनाइटेड ब्रूअरीज के फाइनेंशियल से ये समझ में आता है कि रेवेन्यू और प्रीमियम सेगमेंट ग्रो हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में है। अब अगर किसी कंपनी का 40 से 45% वॉल्यूम सिर्फ एक सीजन में आता है तो ऑब्वियस है कि सीजनैलिटी का बड़ा इम्पैक्ट है और बियर इंडस्ट्री के लिए ये इम्पैक्ट अप्रैल से जुलाई के बीच सबसे ज्यादा होता है। गर्मी का पीक सीजन आता है, लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं और सेल शूट अप हो जाती हैं। लास्ट ईयर का इलेक्शन सीजन का इम्पैक्ट ऑफसेट होने का भी ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ नहीं, प्रीमियमाइजेशन भी एक मेजर टेलविंड है। प्रेस्टीज एंड अबव PNA सेगमेंट कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है और अर्बनाइजेशन प्रीमियम बियर ब्रांड को और पुश कर रहा है। कंपनी नॉर्थ इंडिया में मार्केट शेयर रीगेन कर रही है और कर्नाटका में तो 39% से 44% का जंप आया है। मतलब कंपटीशन के बीच भी कंपनी अपनी पोजीशन वापस ले रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात, बियर पेनिट्रेशन इंडिया में अभी भी काफी लो है। अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। एक्सपेंशन में भी अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में एक ग्रीन फील्ड ब्रूरी में जा रहा है, जो ग्लोबली भी एक लार्जेस्ट ब्रूरीज में से एक बन सकती है। ऊपर से यूपी की एक्साइज पॉलिसी चेंज होने वाली है, जिसमें बियर स्टोर्स डबल होने का एस्टिमेट है। ये एक्सेसिबिलिटी और डिमांड
दोनों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा बियर सप्लाई करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और विजिबिलिटी भी जरूरी होती है। इसलिए यूबीएल ने Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 10,000 नए विजी कूलर्स ऐड किए हैं, जो अवेलेबिलिटी और सेल्स दोनों को इम्प्रूव करेंगे। और अगर सप्लाई चेन और इनपुट कॉस्ट की बात करें तो ग्लास प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं और एथेनॉल बेस्ड ईएनए प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है। रिस्क की बात करते हैं। अब जहां इतना बड़ा मार्केट हो वहां चैलेंजेस भी आएंगे। और बियर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज और टैक्सेशन। सबसे बड़ा रीजन इम्पैक्ट आया कर्नाटका की एक्साइज ड्यूटी हाइक से। यूबी ने ये कॉस्ट एब्जॉर्ब करना डिसाइड किया है, जो शॉर्ट टर्म मार्जिन्स को प्रेशर में डाल सकता है। तेलंगाना में भी बियर प्राइस 15% बढ़ा दिया गया है। मतलब कंपनी की प्राइसिंग पावर वहां अभी भी लिमिटेड है। ऊपर से रिसीवेबल्स भी हाई हैं, जो कैश फ्लो के लिए एक बड़ा इशू है। वेस्ट बंगाल में बियर प्राइसेस 135 से बढ़ाकर 160 रुपीज हो गए हैं, जबकि एक कंपेटिटर अपना प्राइस 140 रुपीज पे मेंटेन कर रहा है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट मार्केट शेयर पे पड़ा और यूबी ने वहां लॉस लिया। राजस्थान में भी सिमिलर इशू है और तमिलनाडु में भी टास्मैक यानी कि स्टेट रन अल्कोहल रिटेलर की इनएफिशिएंट ऑर्डरिंग प्रोसेसेस की वजह से किंगफिशर का आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन क्रिएट हो गया। मतलब अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग इश्यूज यूबी के मार्केट शेयर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। कंपनी की इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन अभी भी वर्किंग कैपिटल साइकिल्स को और ऑप्टिमाइज करना होगा। वाडीलाल इंडस्ट्रीज। अगर इंडिया की गर्मी में किसी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है तो वो है ठंडा ठंडा कूल कूल आइसक्रीम। और अगर आइसक्रीम इंडस्ट्री की बात हो रही है तो वाडीलाल का नाम तो आना बनता ही है। 1907 में एक सोडा कंपनी के रूप में शुरू होने वाली वाडीलाल आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक लेगेसी है। ये सिर्फ आइसक्रीम कंपनी नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फूड के बिजनेस में भी है। अगर इंडस्ट्री पोजीशन देखें तो वाडीलाल इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आइसक्रीम ब्रांड है और कोन्स, कप्स एंड कैंडी सेगमेंट में बिगेस्ट प्लेयर है। 16% का ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर होल्ड करती है, जबकि ऑर्गेनाइज्ड आइसक्रीम मार्केट 20,000 करोड़ का एस्टिमेट किया जाता है। एक और बात जो वाडीलाल को स्टैंड आउट करवाती है वो है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट कोन मेकिंग मशीन। एक दिन में 13 लाख कोन्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, जो इंडस्ट्री में किसी और के पास नहीं है। माइंडेड, यही वजह है कि कोन्स, कप्स और कैंडी में वाडीलाल की क्लियर डोमिनेंस है। आइसक्रीम एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सब कुछ होता है और वाडीलाल इस डिपार्टमेंट में भी सॉलिड पोजीशन में है। 1,75,000 प्लस डीलर्स और ट्रेड पार्टनर्स जो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फाउंडेशन बनाते हैं। मॉडर्न रिटेल में भी ब्रांड की अच्छी प्रेजेंस है। रिलायंस फ्रेश, डी-मार्ट और फूड बाजार जैसे मॉडर्न ट्रेड आउटलेट्स में 100+ SKUs अवेलेबल हैं। सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, वाडीलाल का इंटरनेशनल प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्ग है। 24 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स करता है और ये टोटल टर्नओवर का 18.74% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ग्लोबल मार्केट्स में भी इंडियन आइसक्रीम का स्वाद लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस डिविजन्स। बिजनेस का 90% रेवेन्यू आइसक्रीम से आता है और प्रोसेस फूड का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है। इंडियन आइसक्रीम मार्केट 20,000 करोड़ का है और 60% शेयर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। अगर ग्रोथ पोटेंशियल देखें तो इंडियन आइसक्रीम मार्केट 12 से 14% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ से भी फास्ट है। वाडीलाल ने चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट्स को कैप्चर करने के लिए नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि ये गॉर्मे नेचुरल आइसक्रीम, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स, प्रीमियम आइसक्रीम केक्स एंड डार्क चॉकलेट रेंज, 1+1 पार्टी पैक्स जो हर 6 मंथ्स में नए फ्लेवर्स में लॉन्च होते हैं। वाडीलाल कंज्यूमर इंसाइट्स और R&D का यूज करके नए फ्लेवर्स और प्रोडक्ट फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस कर रही है, जो ब्रांड को कंपेटिटिव एज देता है। नेक्स्ट, प्रोसेस फूड सेगमेंट। इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है, पर ये फ्रोजन फूड इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म ट्रेंड का पार्ट है। आजकल फास्ट लाइफस्टाइल और कन्वीनियंस बेस्ड फूड ऑप्शंस डिमांड में है और फ्रोजन फूड का मार्केट 4.13% CAGR से ग्रो हो रहा है। वाडीलाल इसमें ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन अभी इसका मेजर फोकस आइसक्रीम बिजनेस पे ही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वाडीलाल के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैट्रिक्स दोनों एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। पहले क्वार्टरली रेवेन्यू पे नजर डालते हैं। टोटल इनकम 30.8% गिरा, जो क्लियरली दिखाता है कि आइसक्रीम बिजनेस हाईली सीजनल है। हमें पता है ये बात। समर मंथ्स में डिमांड पीक पे होती है और विंटर में नेचुरली स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन प्रॉफिट का गिरना रेवेन्यू से 2x ज्यादा था, जिसका मेजर रीजन एम्प्लॉय कॉस्ट में 4% का इंक्रीज और टैक्स रेट में 6% का जंप
चुप रहा। ये फैक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी पे एडिशनल प्रेशर डालते हैं। अच्छी बात यह है कि एक्सपेंसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23.3% रिडक्शन भी है। शॉर्ट टर्म में कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल अच्छा किया है। प्रॉफिट की बात करी जाए तो कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में 34.2% का CAGR दे चुकी है। कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑलमोस्ट हाफ कर दिए हैं, 60 करोड़ से 31 करोड़ तक, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का जंप है। 39 CR से ये 192 CR तक एक ही साल में पहुंचा, मतलब 5x तक का ग्रोथ। ये इंप्रूवमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बेटर कंट्रोल की वजह से आई है, जिसमें 118 करोड़ का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। नेगेटिव 91 CR से पॉजिटिव 27 CR तक इंप्रूवमेंट। कैश कन्वर्जन साइकिल भी 135 डेज से 115 डेज पे आ गई है, जो दिखाता है कि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंप्रूव कर रही है। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 ईयर एवरेज 23.8% है, जो कैपिटल एफिशिएंसी के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर माना जा सकता है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी लास्ट 3 इयर्स का 26.5% है, जो दिखाता है एफिशिएंट इक्विटी कैपिटल यूटिलाइजेशन। आइसक्रीम इंडस्ट्री में कंपटीशन हाई है, और अगर कंपनी नए सेगमेंट्स में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करेगी तो शॉर्ट टर्म मार्जिन्स प्रेशर में आ सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से वाडीलाल के पास नए इनोवेशंस और एक्सपेंशन का स्कोप है। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, जो उसको नए प्रोडक्ट्स और R&D में इन्वेस्ट करने का स्कोप देते हैं। नई फ्लेवर्स, बेटर पैकेजिंग और प्रोसेस फूड सेगमेंट, क्विक ट्रीट ब्रांड में एक्सपेंशन का प्लान है। मतलब आइसक्रीम के अलावा रेडी टू ईट और फ्रोजन फूड कैटेगरीज में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाह रहा है। और ऑफलाइन भी ये लोग अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। 65 से ज्यादा हैप्पीनेस और हैंग आउट पार्लर्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। ये डायरेक्ट कस्टमर कनेक्ट स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क होते हैं। सबसे पहला सीजनैलिटी और वर्किंग कैपिटल का इशू है। आइसक्रीम इंडस्ट्री का नेचर सीजनल होता है। Q4 यानी कि जनवरी टू मार्च में वर्किंग कैपिटल हाई होता है, क्योंकि समर के डिमांड के लिए इन्वेंट्री बिल्डअप होती है, यानी कि सेल्स स्पाइक होती हैं, पर कैश फ्लो मैनेज करना ट्रिकी हो सकता है। दूसरा बड़ा रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी। मिल्क क्रीम, नट्स, पाम ऑयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर यानी कि SMP जैसे इंग्रेडिएंट्स के प्राइसेस मार्केट में बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। अगर ये प्राइसेस बढ़ते हैं तो मार्जिन्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। फिर आता है कंपटीशन का सवाल। अमूल, क्वालिटी वॉल्स, हैवमोर, क्रीमबेल, मदर डेयरी जैसे ब्रांड्स, जो कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी मार्केट में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए बैठे हुए हैं। ऊपर से लोकल अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी एक बड़ा थ्रेट है। ये लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स देते हैं, जो स्मॉल टाउन और रूरल मार्केट्स में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। वाडीलाल का फोकस क्वालिटी और इनोवेशन पे है, पर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का प्रेशर कभी कभी मार्जिन्स पे असर डाल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। वैसे इस गर्मी में आपका क्या प्लान है? AC में चिल करेंगे, अपनी फेवरेट आइसक्रीम एंजॉय करेंगे, या फिर सबके फेवरेट आम का मजा लेंगे? फॉर मोर सच वीडियोस कीप फॉलोइंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.